तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का 4 से लेकर 12 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। इसके बाद बचा है आपका 13 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन, जो कि आज हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपका समांतर श्रेणी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो अभी हमारे चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस साल यूपी बोर्ड के लिए 2026 में जो विद्यार्थी पेपर देने वाले हैं उनके लिए कंप्लीट बैच आपका मैथ का अपने चैनल पर लेकर आ चुके हैं। और पूरा का पूरा फ्री में आपको पढ़ाएंगे मैथ और साइंस, जो कि एकदम बेसिक लेवल से रहेगा और पूरा का पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसको हम छुड़वाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो लग चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। चूंकि आप जानते हो प्रश्नावली 5.3 में पदों का योग से रिलेटेड ही पूरा का पूरा आपका प्रश्नावली है। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर आप देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। और अगर समझ में आएगा तो वीडियो को वहाँ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए रहिएगा सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्नावली है आपका, यहाँ पे लिख भी देते हैं। प्रश्नावली 5.3 का आज 13 से लेकर 20 तक का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपका नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज की समरूपता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी किसके गुणज होने चाहिए, 8 के। तो हमने आपको बताया था कि जिस संख्या का गुणज कहे आप समझ जाइए कि उसी संख्या का आपको पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 8 का पढ़ रहा था, मतलब इससे पहले अगर आप वीडियो देखे हो तो उसमें 6 के गुणज पूछ रहा था, तो हमने 6 का पहाड़ा पढ़ा था। इसमें किसका पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है 8 का। तो चलिए 8 का अगर प्रथम 15 गुणज लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 8, फिर ऐसे 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ऐसे लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक लिखते चले जाएंगे, तो यहाँ पर 15 पदों तक। कितने पदों तक ये जाएगा, 15 पदों तक जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे ही पहाड़ा लिखते चले जाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, 15 पदों तक जाएगा। इतना बात समझ में आया। चलिए, जब इतना बात अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमको इसका योग निकालना है। क्या निकालना है आपको, इसका योग निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला पद है वो है आपका 8। और जब हमारा कोई संख्या गुणज होता है तो जितने का पहाड़ा होता है उतने का अंतर भी चलता है। जैसे 8 का देखिए पहाड़ा है तो 8 का अंतर भी इसमें चल रहा है। कैसे, देखिए 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 में 8 जोड़ेंगे, जैसे ऐसे देखिए 8 में अगर हम लोग 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तब 32। यानी जितने का आप पहाड़ा पढ़ रहे हो उतने का अंतर भी हमारा चलता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो सार्वांतर आएगा वो भी कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई आपको। उसके बाद ये कितने पदों तक चला है, तो 15 पदों तक। तो n का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद हमसे यस 15 बराबर पूछ रहा है। ठीक है, यानी 15 पदों का योग हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आप फार्मूला लगाओगे, यस n बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या लग गया,
फार्मूला लग गया। ठीक है, अब जब ये फार्मूला लग गया तो यस यन की जगह पर कितना लिखेंगे 15 बराबर, यहाँ पर यन की जगह 15/2, फिर यहाँ कोष्टक में कितना हो जाएगा 2a, तो यहाँ पर 2 गुणित a का मान 8, फिर प्लस n का मान 8 माइनस 1 गुणित n का मान 8 नहीं, n का मान 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 माइनस 1, फिर गुणित में d का मान कितना है तो 8 है, लगा दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं यस 15 बराबर, यहाँ 15/2 जैसे है वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 दूना हो जाएगा 16, तो 16 लिख दीजिए। फिर यहाँ प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 बचेगा, और 14 का 8 में गुणा करवा देंगे तो 112 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 14 8 112 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर 16 और 112 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा यस 15 बराबर 15/2 गुणित में, देखिए 6 2 हो जाएगा 8, 1 1 2, यहाँ 1, यानी ये हो जाएगा आपका 128। अब 2 से अगर हम 128 को काटे तो कितनी बार में ये कट जाएगा, तो आप जानते हो 2 चौक 12 होता है, 2 चौक 8 होता है, तो ये हो जाएगा यस 15 बराबर 15 गुणित 64। अब देखिए 15 का 64 में आपको गुणा करवाना है, तो यहाँ पर 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 6 96 हो जाएगा, यानी 8 के 15 पदों का जो कुल योग आएगा वो आएगा आपका 960, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आ गया 960। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, एकदम इजी वे में समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसको इरेज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद आप ये वाला प्रश्न पढ़िए, फिर हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमसे 14वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्या पड़ती हैं उनका योग हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानिए कि 0 और 50 के बीच अगर हम लोग काउंट करने जाएंगे यानी गिनने जाएंगे तो हमको 2 संख्या मिलेगी, एक होगा सम और एक होगा विषम। तो सम वाले का नहीं पूछ रहा है हमसे, किसका पूछा जा रहा है, विषम वाले का पूछा जा रहा है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर आप ऐसे गिनती गिनते हो 0 1 2 3 4 5, ऐसे गिनते चले जाते हो, कहाँ तक चले जाते हो 50 तक चले जाते हो। ठीक है, ऐसे आप गिनते हुए कहाँ तक चले जाते हो 50 तक चले जाते हो। तो कह रहा है कि ऐसे अगर आप गिनते हुए 50 तक चले जाओ तो इसमें जितने भी आपके विषम संख्या पड़ते हैं उनका योग क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो आप देखो कि विषम संख्या में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, ऐसे चलता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप देखो इसमें जो विषम संख्या है वो एक अंक को छोड़कर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 50 संख्या है और एक एक अंक छोड़कर विषम संख्या आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें 25 सम संख्या होगा, 25 सम संख्या होगा और 25 आपका विषम संख्या होगा। 25 क्या होगा, सम संख्या होगा और 25 ही विषम संख्या होगा। क्यों विषम संख्या होगा, क्योंकि देखिए 25 सम हो गया तो 25 विषम, यानी ये बराबर बराबर बट जाएंगे, क्योंकि एक एक अंक छोड़कर सम भी आएगा और विषम भी आएगा। तो अगर हम देखें पहली विषम संख्या जो हमारी होगी
जो 0 से 50 के बीच में आएगी वो क्या होगी आपका 1 होगा। तो लिख दीजिए, ये देखिए AP बन रहा है, ठीक है। पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, ऐसे चलते चले जाएंगे तो लास्ट वाली जो विषम संख्या होगी वो आपका देखिए 50 तो सम है, तो 50 से जस्ट पहले वाली संख्या होगी। 50 से जस्ट पहले वाली संख्या मतलब क्या होगा 49, ठीक है, 49 तक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 50 से जस्ट पहले हमारी जो संख्या है 49, वो हमारी क्या होगी अंतिम विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर तक न लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि लास्ट वाली जो संख्या है वो हमारी 49 है, हम 50 से ज़्यादा नहीं जा सकते, हम 50 के भीतर ही रहेंगे और विषम संख्या प्राप्त करेंगे, और जो भी विषम संख्या आएंगी उनका हम लोग योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1, 3, 5, अगर हम एक खोव लिखना चाहें तो मान लेते हैं हमने 7 लिख दिया। ऐसे करते चले जाएंगे तो जो लास्ट वाली विषम संख्या मिलेगी वो कितना मिलेगी आपका 49 मिलेगी। इतना बात समझ में आया। अब देखिए अगर हम बात करें A का तो A बराबर हो जाएगा 1। उसके बाद बात करें D का तो देखिए 1 से कितना हो जा रहा है 3, मतलब इसमें 2 जोड़ा जा रहा है, और 3 से 5 हो जा रहा है मतलब इसमें 2 जोड़ा जा रहा है, और 5 से 7 हो जा रहा है मतलब इसमें कितना जोड़ा जा रहा है 2 जोड़ा जा रहा है। क्योंकि देखिए 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 2 5, 5 2 7, यानी यहाँ पर 2 2 का अंतर चल रहा है। तो D का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लास्ट वाला पद, लास्ट वाले पद को हम लोग AN से दर्शाते हैं, तो AN बराबर आखिरी जो हमारा पद है वो है 49, तो यहाँ पर लिख देंगे 49, ठीक है। इतना बात समझ में आया आपको। अब क्या करना है, N का मान कितना रखना है, तो N का मान 25 रखना है। कितना रखना है आपको 25 रखना है। क्यों 25 रखना है, कुल 50 पद थे आपके पास, जिसमें से 25 ठो सम संख्या हो गया, तो विषम संख्या कितना बचा केवल और केवल 25 बचा। तो N का मान कितना हो गया 25 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन 25 पदों का योग निकालेंगे। तो SN बराबर फार्मूला क्या होता है N/2 कोष्टक में A प्लस AN। हमने A प्लस AN वाला फार्मूला क्यों यूज किया, देखिए हमको A भी पता है, AN भी पता है, और N का मान भी पता है। इसका मतलब ये है कि N, A और AN इन तीनों का मान हमको पता है, तो हम लोग SN आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने इसी वजह से इस फार्मूले का प्रयोग किया है। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर N की जगह हमें 25, ये हो जाएगा 25/2, फिर गुणे A का मान कितना है, A का मान है 1, फिर AN का मान कितना है, तो AN का मान है 49, यानी इसका जो आखिरी पद हुआ है वो क्या है आपका 49 है। अब यहाँ पर देखिए 49 और 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25/2 गुणत में 50, ठीक है। अब 50 से क्या करिए, 50 को 2 से काट दीजिए तो ये 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यस 25 बराबर कितना आ गया इधर, तो यस 25 बराबर इधर आ गया 25 गुणित 25। कितना हो गया आपका 25 गुणित 25 हो गया। और आप जानते हो 25 का 25 में गुणा करवाएंगे तो मान 625 आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे 25 पद थे जो कि विषम संख्या थे, उनका योगफल कितना आ गया 25, आपका 625 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको सॉल्व करके बताया है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आपको कोई डाउट आता है या चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो। हालांकि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पहली बार में ही हम आपको पूरी तरीके से समझा दें चीज़ों को। अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं कि सर हमको ये वाला सवाल नहीं समझ में आया या हमको यहाँ नहीं समझ में आया। तो हम आपको कोशिश करेंगे वहाँ आपको जवाब देने की
या अगर हमसे हो सकेगा सॉल्व करने का तो हम सॉल्व करके भी आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इरेज करते हैं और आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हालांकि ये क्वेश्चन केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, इसमें दम कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ सर, यही तो प्रश्न का मतलब अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका 15वां क्वेश्चन है, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, नंबरिंग भी कर देते हैं कि हम लोग 15वां क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कहानी कुछ इस तरीके से है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को और सरल बनाए तो आप समझिए कि जैसे आपने कहा कि सर मैं 30 दिन में पूरा का
चलिए, यहाँ पर सेल थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमें नहीं पता कि आपको आवाज़ कहाँ तक सुनाई दी है। फिर से हम सवाल को रिपीट कर दे रहे हैं कि यहाँ पर पहले दिन के लिए 200 रुपये का जुर्माना, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये का, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये का, ऐसे चलता जाता है और ठेकेदार पूरा 1 महीना काम को डिले कर देता है, मतलब यहाँ पर टाल देता है, देरी कर देता है। तो पूछा जा रहा है कि कितना रुपए उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो हमने कहा देखिए, जबकि जो जुर्माने की राशि है वो हर अगले दिन 50 रुपये बढ़ती चली जाती है। जैसे देखिए, पहले दिन 200 रुपये था, अगले दिन 50 रुपये बढ़कर 250 हो गया, फिर 250 से अगले दिन 50 रुपये बढ़ा 300 रुपये हो गया। ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा? 30 दिनों तक चला जाएगा। तो बताना है कि कुल जुर्माने की राशि कितनी होगी। तो चलिए इसको बता देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये आपका श्रेणी बन रहा है और श्रेणी में ये पहला पद है आपका 200। उसके बाद सार्वांतर कितना है? तो 50-50 का अंतर दिख रहा है आपको। तो डी का मान कितना कर दीजिए? 50 कर दीजिए। उसके बाद यन का मान कितना है? तो कुल 30 दिनों तक काम विलंब करता है, तो यन का मान कितना हो गया आपका? 30 हो गया। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है यस यन, यानी 30 दिनों तक का योग कितना होगा। तो चलिए इसको बता देते हैं। फार्मूला आपको पता है, यस यन बराबर यन बटा 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पर इसलिए बैठाएंगे क्योंकि हमको आखिरी पद नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए, यस यन की जगह पर 30 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 30 बटा 2। फिर यहाँ पर 2 गुणते ए का मान कितना है? 200, यहाँ प्लस यन का मान 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 50 है, तो 50 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, हम ये जो क्वेश्चन है उसको गायब करेंगे, इस वजह से कि आपको जगह दिखाई दे थोड़ा। देखिए, यहाँ पर 2 से अगर हम काट दें इसको तो ये 15 बार में क्या होगा? कट जाएगा। तो बचेगा यहाँ यस 30 बराबर बाहर 15 और यहाँ पर 200 का 2 में गुणा तो 400, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 में से 1 जाएगा, 29 गुणते 50। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे है यस 30 बराबर, इधर तो 15 ही है, अब यहाँ पर कोष्टक में 400, फिर यहाँ प्लस, अब प्लस कर दिए हैं तो 29 का 50 में गुणा करवा देंगे, तो 5 नवा हो जाएगा 45, हाथी लगा 4, फिर 5 दूना 10, 10 और 4 14, यानी ये कुल मिला जुलाकर 1450 आएगा। 1450 में अगर हम लोग क्या जोड़ दें? यहाँ पर 400 जोड़ दें तो 14 और 4 हो जाएगा 1850। ठीक है, कितना हो गया आपका? 1850 हो गया। अब 1850 में 15 का गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 15 जीरो हम 0, 15 पचे 75, हासिल 7, 15 अट्ठे 120, 120 में 7 जोड़ोगे तो 127 आएगा, हासिल लगेगा 12, फिर 15 एकम 15 12 होता है 27। यानी जो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में राशि अदा करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 27,750 रुपया। कितना रुपया? 27,750 रुपया उस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा, क्योंकि उसने 30 दिनों तक काम को विलंब कर दिया था। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को लगाया है। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपका लग चुका है, इसको हम लोग मिटा देंगे। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे। चलिए, यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि
रखी गई है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पुरस्कार वितरित हो रहा है वो पहले वाले से दूसरा वाला 20 रुपये कम है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुल धनराशि कितनी है, 700 रुपये की। कितने कैंडिडेट हैं, तो कह रहा है कि 7 नगद पुरस्कार देना है, मतलब 7 कैंडिडेट हैं जिनको 700 रुपये बांटना है। तो आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि पहले वाले को ए रुपया दिया गया। कितना रुपया दिया गया, पहले वाले को ए रुपया दिया गया। दूसरे वाले को जब पुरस्कार दिया जाएगा तो पहले वाले से 20 रुपया कम दिया जाएगा। तो दूसरे वाले को कितना दिया गया, ए माइनस 20। फिर तीसरे वाले को जब दिया जाएगा तो तीसरे वाले को इस दूसरे वाले से 20 रुपये कम दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये -20 और -20 जुड़कर कितना हो जाएगा, -40। ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक, 7 पदों तक, यानी 7 कैंडिडेट तक ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। ठीक है, कुल राशि कितनी है, 700 रुपये, यानी यस 7 इसलिए क्योंकि 7 पदों का योग कुल 700 है, यानी ये 700 रुपये है जो कि 7 लोगों में बांटना है। प्रथम पद हमें नहीं पता तो ए बराबर हमने ए ही मान लिया। ठीक है, उसके बाद डी का मान कितना है, तो आप देख रहे हो कि हर एक पद में 20 घटाया जा रहा है, इस वजह से क्योंकि जो आपका अगला पद है वो पहले वाले पद से 20 रुपया कम है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -20, क्योंकि हर एक में -20 मतलब घटाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यन की वैल्यू की बात करें तो यन बराबर कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि कुल 7 उम्मीदवार हैं। इतना बात समझ में आया। अब हमको क्या करना है, हमको पता करना है कि प्रत्येक का मान क्या होगा, यानी प्रत्येक उम्मीदवार को कितना रुपया मिलेगा, यही हमको क्या करना है, पता करना है। तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले ए का मान हम लोग निकालेंगे। कैसे, आप जानते हो यस यन बराबर यन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है आपका। यहाँ पर यस 7, यन की जगह पर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ यन की जगह 7/2 यानी 7/2। फिर यहाँ 2 गुणित ए की जगह पर ए ही रहेगा, यन की जगह पर 7 - 1 और डी की जगह पर हो जाएगा -20। डी की जगह पर क्या हो जाएगा -20, क्योंकि हमको डी का मान -20 ही दिया है। ठीक है, यस 7 का मान क्या हो जाएगा 700 बराबर यहाँ 7/2 और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6 का अगर हम 20 में गुणा करा दें तो ये हो जाएगा आपका -120। कितना हो जाएगा -120। कैसे, देखिए यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो माइनस का प्लस में गुणा होगा, चिन्ह माइनस हो जाएगा, और आपने 7 में से 1 घटाया तो बचा 6 का अगर हम 20 में गुणा करा देंगे तो 20 छक्का 120 होता है, मतलब ये -120 आ गया। अब क्या करिए, अब यहाँ पर अगर आप काटना चाहो तो 7 एकम 7 और 7 को अगर देखो तो ये 100 बार में इधर 700 को काट देगा। 7 एकम 7 0 0, तो 100 बार में क्या किया, काट दिया। तो बचा कितना, इधर बचा 100, यहाँ बचा 1/2, फिर कोष्टक में क्या हुआ 2a प्लस, यहाँ पे 2a प्लस नहीं माइनस 120 कर दिया हमने। इतनी बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पर 2 का क्या करवा दीजिए, तिर्यक गुणा करवा दीजिए। तो 100 का 2 में गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 200 और बाहर है 1 और यहाँ पर 2a प्लस 120। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए 1 का गुणा अंदर कराओगे तो वही आएगा, तो बचा कुल मिला जुला कर यहाँ पर 200 बराबर 2a माइनस 120। अब इस -120 को इस तरफ लेकर आइए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 200 प्लस 120 बराबर 2a।
तो 200 और 120 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, बराबर 2a। तो 2 से अगर हम 120 को विभाजित करें तो मिलेगा आपको 160 बराबर a का मान कितना आ गया, 160 आ गया। यानी जो पहला कैंडिडेट है उसको 160 रुपया मिलता है। तो यहाँ पर जगह है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहले कैंडिडेट को कितना मिला, 160 रुपया। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो पहले वाले से 20 रुपया कम, तो दूसरे वाले को मिलेगा 140 रुपया। तीसरे वाले को कितना मिलेगा, 20 रुपया कम मिलेगा, तो ये हो जाएगा 120 रुपया। चौथे वाले को कितना मिलेगा, फिर से 20 रुपया कम कर दीजिए, चौथे वाले को मिलेगा 100 रुपया। फिर अगले वाले को देखिए, फिर से 20 कम कर दीजिए, क्योंकि सवाल में कहा है कि जो अगला कैंडिडेट होगा उसके लिए 20 रुपये कम होगा उससे पहले वाले कैंडिडेट से। यानी अगर ये 160 रुपया प्राप्त किया है तो अगले वाले को जो मिलेगा वो 20 रुपये कम करके मिलेगा, तो इसको कितना मिला, 140 रुपया, ठीक है। फिर अगले वाले को कितना मिलेगा, 20 रुपये कम कर दीजिए तो मिलेगा 120 रुपया। ऐसे कम करते चले जाइए, तो इसको मिलेगा 80 रुपया। फिर 20 कम कर दीजिए तो इसको मिलेगा 60 रुपया। फिर 20 कम कर दीजिए तो इसको मिलेगा 40 रुपया। फिर 20 कम कर देंगे तो इसको मिलेगा 20 रुपया। यानी कुल कितने कैंडिडेट हो गए, अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। हमारे पास कितने कैंडिडेट थे, 7 कैंडिडेट थे। तो 1 2 3 4 5 6 7, केवल यहीं तक हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले वाले को मिला 160 रुपया, दूसरे वाले को 140, तीसरे वाले को 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 और फिर 40 रुपया। यानी जो सबसे लास्ट में था पुरस्कार प्राप्त करने वाला उसको केवल और केवल कितना मिला, 40 रुपया मिला। बात समझ में आई, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है उसको हम स्क्रीन पर लगाएंगे और इसको इरेज करेंगे। चलिए यहाँ पर आपका 17वां प्रश्न लग चुका है। ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझ लेंगे। देखिए कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के तौर पर कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। यानी ऐसे चलता चला जाएगा और ऐसा कक्षा 12 तक ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, पहले लिखेंगे कक्षा 1, फिर यहाँ पर कक्षा 2, फिर यहाँ पर कक्षा 3, यहाँ पर कक्षा 4, ऐसे चलता चला जाएगा और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कक्षा 12, ठीक है। हमने कक्षा 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचाया, 12 तक पहुँचा दिया। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, या फिर वो 4 रहे, ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक, 12 तक चला जाएगा। तो कक्षा 1 का भी 3 अनुभाग है, कक्षा 2 का भी 3 अनुभाग है, 3 का भी है, 4 का भी है, ऐसे चलता चला जाएगा और 12 तक ये अनुभाग बटा हुआ है। अब हमसे कहा कि कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, तो कितने अनुभाग हैं इसमें, 3 अनुभाग हैं। तो कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा तो पहले अनुभाग वाला भी 1 लगाएगा, दूसरे वाला भी लगाएगा और तीसरे वाला भी लगाएगा।
ऐसे कक्षा 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा। इसमें कितने अनुभाग हैं? 2 हैं। तो मान लेते हैं पहले अनुभाग वाला भी 2 पेड़ लगाया, दूसरे वाला भी 2 लगाया, तीसरे वाला भी कितना लगाया? 2 लगाया। ऐसे कक्षा 3 का देखें तो ये 3-3 पेड़ लगाएंगे। ऐसे 4 का देखें तो 4-4 पेड़ लगाएंगे। ऐसे 12 का देखें तो 12-12 पेड़ लगाएंगे। है कि नहीं है? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमारा एक श्रेणी बन सकता है। कैसे? पहला अगर बनाए तो 1 2 3, यानी कक्षा 1 वालों ने कुल अनुभाग मिलाकर 3 पेड़ लगाया। ऐसे कक्षा 2 वालों ने कितना लगाया? 2 2 4 और 2 6। ऐसे कक्षा 3 वाले 3 3 6 3 9, 4 वाले 4 4 8 4 12। ऐसे चलता चला जाएगा। और 12 वालों ने कितना लगाया? 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। है कि नहीं है? यानी कक्षा 12 वालों ने कुल मिला जुलाकर 36 पेड़ लगाए। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। इसका मतलब ये है इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो कुल कितने पेड़ आएंगे, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो योग के लिए जब भी यहाँ पर सवाल आएगा हम लोग यस या न निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पहला पद है वो है आपका 3, और इसमें कितने का अंतर है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 का पहाड़ा है। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी इसमें 3 3 का ही अंतर आपको दिख रहा है। तो डी का भी मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 का पहाड़ा है तो इसमें कितने का अंतर चलेगा? 3 का अंतर चलेगा। यन का मान कितना है? यन का मान है देखिए 12। उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है? यस 12 बराबर हमसे पूछा जा रहा है, मतलब कुल 12 पदों का योग पता कर लीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला आपका लगेगा यस यन बराबर यन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पर यस यन की जगह पर 12 और ये हो जाएगा 12 बटा 2, फिर कोष्टक में 2 गुणित ए का मान देखिए है 3, फिर यहाँ प्लस यन का मान कितना है? 12 है, तो 12 रख दीजिए, माइनस 1 गुणित डी का मान क्या है आपका? डी का भी मान 3 ही है। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यस 12 बराबर 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, और 2 तिहाई हो जाएगा 6 प्लस 12 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 11 बचेगा, और 11 में 3 का गुणा करवा दोगे तो आप 33 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 और 33 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 39। कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और अगर हम लोग क्या करें 6 का 39 में गुणा करवा दें तो हमको देखिए मिलेगा यहाँ पर यस 12 बराबर 6 9 54, हासिल लगा 5, फिर 6 त्रिक 18, 5 23, कितना हो जाएगा? ये 234 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कक्षा 12 तक जितने पेड़ लगाए गए थे सभी अनुभागों के द्वारा वो कुल मिला जुलाकर कुल पेड़ों की संख्या उसमें 234 थी। कितने पेड़ थे? 234। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इरेज, और अगर आप हमारे साथ उतार रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद बढ़िया से इसका प्रैक्टिस करिए और जो भी क्वेश्चन ना आए उसको पूछिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन लग चुका है और हमने इसका चित्र भी यहाँ पर आपको बना के समझाने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? तो मतलब कहने का ये है
कि ए से प्रारंभ किया है, मतलब एक केंद्र लिया है और ऐसे ये तार मुड़ता हुआ आपका जा रहा है और ये कहाँ तक चला जाएगा, 13 संख्या तक चला जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, इसकी कुल लंबाई क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से समझो तो ये देखिए एक अर्धवृत्त है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो, जो L1 लिखा है वो आपका एक अर्धवृत्त है। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए L2, ये भी क्या है आपका अर्धवृत्त है। उसके बाद यहाँ से यहाँ चलिए, ये भी क्या है आपका अर्धवृत्त है। यानी ऐसे ही अर्धवृत्त बनता हुआ चला जा रहा है। कहाँ तक चला जाएगा, ये 13 संख्या तक चला जाएगा। तो हमको बताना है कि सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो आप जानते हो कि ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में अगर हमको लंबाई ज्ञात करनी है तो हमको इसका अर्ध परिधि पता होना चाहिए। पहले तो परिधि पता होना चाहिए, उसके बाद परिधि का आधा करेंगे तब हमको मिलेगा अर्ध परिधि। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, परिधि निकालते हैं। तो आप जानते हो ये वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या फार्मूला होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर क्या फार्मूला होता है आपका 2 पाई आर। लेकिन ये अर्धवृत्त है तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, तो इस 2 पाई आर का आधा कर देंगे, यानी वृत्त की परिधि का आधा। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास पाई आर। इसका मतलब ये है अर्धवृत्त की जो परिधि होता है वो होता है आपका पाई आर। हम परिधि ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे इसकी परिधि के बराबर ही चलोगे, इसी वजह से हम परिधि निकाल रहे हैं। अब देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, अगर त्रिज्या की बात करें जैसे R1 का मान कितना है, तो R1 का मान है 0.5 सेंटीमीटर। फिर हम बात करें R2 का, तो ये है आपका 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें R3 का तो 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ये चलता हुआ चला जा रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। जैसे R1 की सहायता से पहले आपका अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे। तो परिधि बराबर होता है आपका यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि बराबर फार्मूला पाई आर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे तो पाई R1 करेंगे। क्या करेंगे, पाई R1। तो पाई का मान कितना होता है, तो कहा है 22/7 रख दीजिए, गुणते R1 का मान है 0.5, तो 22 पंचे 110, यानी ये हो जाएगा 11/7। 22 पंचे 110, एक अंक पर 0 लगेगा तो यहाँ बचेगा 11/7। ऐसे ही अगर हम दूसरी की परिधि निकालें R2 की मदद से तो ये हो जाएगा पाई R2। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 और फिर यहाँ पर गुणा में R2 का मान कितना है, 1 है तो 1 रख दीजिए। तो यहाँ पर 22 से कम 22 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब चलिए यहाँ पर R3 से निकालते हैं तीसरे अर्धवृत्त की परिधि। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई R3, तो पाई का मान 22/7 और R3 का मान 1.5। तो यहाँ पर 22 पंचे कितना हो जाएगा 110, या ऐसे कर देंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, एक अंक पर 10.7, यानी ये हो जाएगा आपका 33/7। ये दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम R4 लें तो पाई R, यहाँ पाई R4 की सहायता से ये जो चौथा अर्धवृत्त की परिधि है इसकी लंबाई पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 और R4 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 रख दीजिए। 22 दूना ये हो जाएगा आपका 44 और बटे 7, और ये सभी किस में आएंगे, सेंटीमीटर में आएंगे। ठीक है, और ऐसा चलता चला जाएगा कहाँ तक, 13 पदों तक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक श्रेणी बनाते हैं। तो श्रेणी बनाइए। पहले का देखोगे आप, तो अगर हम AP बनाएं, पहले का है 11/7,
फिर दूसरे का है 22/7, फिर तीसरे का कितना है 33/7, चौथे का है 44/7, और ऐसे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? ये चला जाएगा 13 पदों तक। 13 पदों तक, ये 13 पदों तक चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 से 22 हो जा रहा है, फिर 22 से 33 हो जा रहा है, 33 से 44। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे 11 का पहाड़ा चल रहा हो। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 11 हर एक में क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। हर एक पद में क्या जोड़ा जा रहा है? 11। लेकिन इस 11 के बटे में 7 है, तो बटे में हम लोग क्या लगा देंगे? 7 लगा देंगे। यानी जो जोड़ा जा रहा है वो असल में 11/7 है। 7 इस वजह से ताकि इसका हर बराबर रहेगा तो अंश आराम से जुड़ पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब देखिए हम सवाल को थोड़ा सा यहाँ पर हटाएंगे ताकि जगह मिल सके। ठीक है, सवाल को हमने हटा दिया ताकि यहाँ पर जगह मिल सके और सवाल को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकें। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। कितना? 13 सर्पिल तक का योग। यानी अगर ऐसे घुमाया जाए तो कुल अगर 13 ठो खाना यानी 13 चक्कर लगा दे तो कुल कितना तार लगेगा? तो हमको क्या निकालना है? यस 13 का मान निकालना है। ठीक है, जहाँ यन का मान क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसका जो प्रथम पद है वो है आपका 11/7। उसके बाद अगर हम सार्वांतर की बात करें तो सार्वांतर भी कितना है? 11/7 ही आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो 11/7 कर देते हैं। फार्मूला आप जानते हो, यस यन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करना है आपको? यहाँ पर यस n की जगह पर 13 और यहाँ 13/2, ये हो जाएगा आपका 2 गुणित a का मान क्या है? 11/7, फिर प्लस n का मान 13 माइनस 1 गुणित d का मान 11/7 है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो ये हो जाएगा यस 13 बराबर 13/2 और यहाँ पर 11 दूना 22/7 प्लस, अब देखिए 13 में से 1 घटाओगे 12, 12 का 11 में गुणा करवा देंगे तो 132 आएगा। कितना आ जाएगा? 132 और बटा में 7। अब यहाँ पर 22 और 132 को जोड़ दीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ेंगे तो यस 13 बराबर ये हो जाएगा 13/2, फिर गुणित में देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, 3 और 2 हो जाएगा 5 और यहाँ 1 और बटे में हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर इसको जोड़े तो ये हो गया 2 2 4 और 2 और 3 5, फिर 1 बटे में 7 है। तो 7 से अगर 154 को काटोगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 22 बार में क्या होगा? कट जाएगा। फिर 2 से 22 को काटोगे 11 आएगा। यानी यस 13 बराबर हो जाएगा 13 गुणित 11। तो यस 13 बराबर 13 एकम 13, 13 एकम 13 1 14, यानी कुल मिला जुलाकर कितना आया? 143 आया। कितना आ गया आपका? 143, और ये सेंटीमीटर में आएगा। इसका मतलब ये है कि जो कुल तार लगेंगे वो कितना सेंटीमीटर के लगेंगे? 143 सेंटीमीटर के लगेंगे। तब जाकर वो 13 फेरा आपका बनाएगा अर्धवृत्त का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है। एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए चल रहे हैं क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करेंगे इरेज और आपके अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है आपका 19वां। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में
इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, यानी ऐसे चलता चला जा रहा है। कह रहा है कि देखिए आकृति 5.5। अगर आपके पास किताब है तो आप प्रश्नावली 5.3 का 19वां क्वेश्चन देखोगे, नीचे आपको चित्र बना हुआ दिखेगा लट्ठा का, ठीक है। तो कह रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ये आपसे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो कुल कितने लट्ठे हैं, 200 हैं, यानी जो पदों का योग है वो है आपका 200। इतना बात समझ में आया। अब कह रहा है कि पहले वाले में यानी शुरुआत में 20 लट्ठा रखा गया, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे चलता चला जा रहा है। कहाँ तक, यन पदों तक। हमें नहीं पता कि कितना इसका लेयर बनेगा। जैसे आप लट्ठे को उसके लकड़ी को लकड़ी के ऊपर रखोगे तो एक लेयर बनता चला जाएगा, तो कितना बनेगा ये हमको नहीं पता, यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी 20, 19, 18, 17 ऐसे रखा जाएगा, तो ऐसे कितने लेयर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेयर बनेंगे तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यानी जब सबसे ऊपरी पंक्ति में आप आओगे नीचे से रखते हुए, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये आपको भी बताना है। तो चलिए इसको बता देते हैं। यानी हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है यन का मान, यानी यन बराबर क्वेश्चन मार्क, और लास्ट वाला पद यानी एन का भी मान हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में मतलब लास्ट में कुल कितने आपके लट्ठे रखे गए हैं, तो ये एन का मान हमसे पूछा जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए का मान आपको पता चलेगा 20 है, फिर डी का मान क्या है, तो देखिए ये श्रेणी घट रही है, ये श्रेणी क्या कर रही है, घट रही है। कैसे, 20 से 19 हो गया मतलब -1 कम हो गया, 20 से 19 हो मतलब 19 से 18 हो गया तो 1 कम हो गया, 18 से 17 हो गया तो 1 कम हो गया, यानी हमेशा 1 घटता ही चला जा रहा है। तो डी का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला लगाना है। सबसे पहले किसका, सबसे पहले फार्मूला लगाना है आपका यस यन का। तो यस यन बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। यस यन का मान है 200, यन हमें नहीं पता, फिर 2 गुणित्ते ए का मान है 20 तो गुणे 20 रख देते हैं, प्लस n - 1 गुणित्ते डी का मान है -1 रख देते हैं। अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पर 200 तो ठीक है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर 200 लिखने के बाद हम लोग इसको हल करेंगे। तो n/2 कोष्टक के अंदर हो जाएगा 20 दूना के 40, फिर यहाँ पर देखिए -1 का अंदर गुणा करवा दीजिए, -1 का n के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा -n, और -1 का -1 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1। अब यहाँ पर क्या करना है कि 200 बराबर n/2, और ये हो जाएगा 40 और 1 41 -n। अब करिए क्या आप कि इस 2 का 200 में गुणा करवा दीजिए तिर्यक, तो ये हो जाएगा 400, और यहाँ n का 41 में गुणा करवा दीजिए तो 41n माइनस n का n में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -n²। अब ये जो आपका 41n - n² है इसको बराबर के इस तरफ लेकर आइए तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी n² प्लस 41 बराबर किस तरफ आएगा, -41n, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 400 बराबर कितना के, 0 के। अब 400 का खंड ऐसा करिए कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, -41n आ जाए, और गुणा करा दें तो 400 ही आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 400 का लसा निकालेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ताकि हमको ये पता चल सके
इसको हम लोग मिटा मतलब कि हटा देते हैं ताकि आपको जगह दिखे। ठीक है, 400 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 200, फिर 2 से काटेंगे तो 100, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 50, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका खंड बैठाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 5 पचे 25। तो 24 और 25 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 25 आपका हो जाएगा 49। ठीक है, 41 नहीं आएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर 41 नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से खंड बैठाएंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 5 पचे 25 दूना 50। ये हो जाएगा आपका 50, और 50 का अगर हम लोग 8 में गुणा कराएंगे तो 400 हो जाएगा। बट अगर हम देखें कि उसको जोड़े घटाएं तो 42 हो जाएगा, 41 नहीं आएगा। फिर से हमारा गलती हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 5 पचे 25। ऐसे करिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20 कर दीजिए। देखिए ऐसे 5 दूना 10, 10 दूना 20। ठीक है, उसके बाद 20 दूना 40। फिर यहाँ पर क्या करिए, 5 दूना 10, तब पर भी ये नहीं आ रहा। ठीक है, तब पर भी ये हमारा नहीं आ रहा है। खंड करने पर भी आपका यहाँ पर देख रहे हैं हम नहीं आ रहा, क्योंकि हमको 41 लाना है। ठीक है, 41 लाना है तो इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है इसमें विषम संख्या जोड़ेंगे तभी आएगा। अच्छा देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 20 लट्ठे शुरुआत में रखे गए, 19 रखे गए, 18 रखे गए, 17 रखे गए, ऐसे रखते चले गए n पदों तक। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि जो लास्ट में लट्ठे रखे गए हैं वो बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने a का मान 20 लिया, d का मान -1 ले लिया। अच्छा यहाँ पर बैठा दिया तो n/2, 2 गुणते यहाँ पर 20 कर दिया, यहाँ पर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, हमको क्या लाना है, 41 लाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ये आपका श्रेणी जो है वो आपका अस्तित्व में है या नहीं है। पता चला अस्तित्व में ही नहीं है, तो ये आएगा कैसे। अच्छा एक बार और देख लेते हैं इसको, ऐसे करते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, क्या करते हैं इसको, ऐसे करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। देखिए यहाँ तक हमने 16 कर दिया, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमने क्या किया कि 5 पचे 25 कर दिया, और आप जानते हो 16 और 25 को जोड़ेंगे तो 41 आता है। 16 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा खंड बनना था वो बन चुका। किसका बनना था, 16 और 25 का बनना था, और हमने क्या किया, इसको बना दिया। कैसे, आपके सामने हमने 3-4 बार कोशिश किया। ठीक है, ताकि आपको लगे या हमको लगे कि देखिए हम खंड कैसे बना रहे हैं। हमने आपको 2-3 तरीके से समझाने का प्रयास किया, खंड नहीं बन रहा था। फिर हमने आपको बताया सवाल चेक कर लीजिए, सवाल हो सकता है गलत हो, क्योंकि भाई खंड नहीं बन रहा तो सवाल गलत हो सकता है। सवाल भी चेक किए, सब कुछ सही था। फिर हमारे दिमाग में आया कि नहीं, खंड बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, फिर यहाँ पर 5 पचे 25। तो 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41, और 16 का 25 में गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 400 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कैसे खंड बनता है। देखिए पेपर में आपको भी ऐसे ये मतलब कि उलझा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि पेपर में आपको नहीं उलझा सकता, उलझा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा खंड बन सकते हैं। जितनी संभावनाएं आपके दिमाग में आती हैं सारी संभावनाएं वहां पर अप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप हार मान जाओगे तब देखिए आपका उत्तर नहीं मिलेगा। तो हमारा तो देखिए उत्तर मिल गया। क्या मिला, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा n², और इसको हम लोग माइनस करेंगे, इसको माइनस क्योंकि प्लस मिलाना है, तो -16n कर देंगे और -25n, फिर +400 बराबर कितना, 0 के। अब देखिए अगर हम n कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसको मिटा देंगे।
हमारा खंड तो बन ही चुका है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है हमारा, इसमें से यन कॉमन है, तो अगर हम यन कॉमन ले लें, यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले लें, यन, तो बचेगा यन माइनस 16। और इसमें से क्या कॉमन ले लें, माइनस 25, तो अगर हम माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यन माइनस 16 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यन माइनस 16 एक कोष्टक में, दूसरे में हो जाएगा यन माइनस 25 बराबर कितने के, बराबर ये हो जाएगा आपका 0 के। तो एक बार हम लोग यन माइनस 16 बराबर 0 कर देंगे, फिर दूसरी बार यन माइनस 25 बराबर क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ पर यन बराबर हो जाएगा आपका 16 और यन बराबर हो जाएगा आपका 25। देखिए यन का मान 2 ठो आ गया, 16 और 25। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि सर देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो किसको सही माने और किसको गलत माने। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, यानी कि जो वैल्यू है दोनों में से कोई एक ही हम लोग ले सकते हैं, लेकिन लेंगे कौन, तो इसके लिए यहाँ पर ये वाला आपका चीज काम आएगा, एन, यानी सबसे ऊपरी सतह पर कितने लट्ठे होंगे, यही हमसे पूछा था। यानी लास्ट वाला पद, अगर लास्ट वाला पद प्लस में आता है तो हम लोग कहेंगे वही हमारा यन का मान सही है। जैसे हम लोग यन बराबर 16 लेते हैं, मान लेते हैं जो 200 लट्ठे रखे गए हैं उनमें कुल 16 पंक्तियां हैं, यानी 16 लेयर हैं, तो यन का मान कितना लेते हैं, 16 रखने पर, 16 रखने पर। ये हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा मान सही है। तो आप जानते हो हमको आखिरी पद में कितने लट्ठे रखे गए हैं वो बताना है, यानी एन बराबर हमसे पूछ रहा है, और आप जानते हो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मतलब 16 हो जाएगा, ए प्लस एन का मान 16 माइनस 1 गुणते डी का मान माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ए 16 बराबर ए का मान 20 है। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16 में से एक जाएगा, बचेगा 15, 15 का माइनस 1 में गुणा कराएंगे माइनस 15 बचेगा। तो आप देखो 20 में से 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 5 बचेगा। इसका मतलब ये है कि कुल पंक्तियों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 16, और आखिरी पंक्ति यानी 16वीं पंक्ति में जो सबसे ऊपर होगी उसमें कुल 5 लट्ठे रखे गए हैं। ठीक है, ये तो हो गया 16 पर चेक, तो 16 पर तो प्लस आ रहा है, मतलब ये हमारा उत्तर हो सकता है। अब दूसरा 25 पर देख लेते हैं, क्योंकि हमको 25 पर भी चेक करना है, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यन बराबर 25 रखने पर, यानी हम ये मान लेते हैं कि 200 जो लट्ठे रखे गए हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि 200 लट्ठे जो रखे गए हैं वो कुल 25 पंक्तियों में रखे गए हैं। ठीक है, तो जब 25 पंक्तियों में रखे गए तो फार्मूला आप जानबे करते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए यहाँ पर 25 बराबर ए का मान 20, क्योंकि इसका जो शुरुआती पद था वो था आपका 20। यहाँ पर हो जाएगा प्लस एन का मान हो जाएगा, यहाँ पर एन का मान 25 माइनस 1 और डी का मान माइनस की 1। यहाँ तक हमने कर दिया। अब ए 25 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 20, 25 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, 24 गुणते माइनस की 1। तो माइनस 1 का गुणा अगर 24 में कराएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ए 25 बराबर 20 माइनस 4। अब 24 में से अगर आप 20 को घटाओ तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 4 नहीं माइनस 24 है, ए 25 बराबर ये हो जाएगा माइनस की 4। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस 200 लट्ठे को 25 पंक्तियों में रखते हो, कितनी पंक्तियों में रखते हो आप, 25 पंक्तियों में रखते हो, तो आखिरी पंक्ति में 4 लट्ठे कम हो जाएंगे, 4 लट्ठे नहीं रखे जाएंगे। माइनस का मतलब ये है कि जितने भी रखे जाएंगे उसमें से 4 कम होगा। तो क्या ये पॉसिबल है, आप कहोगे नहीं सर हमारे पास तो केवल और केवल 200 ही लट्ठे हैं, तो हम उनको चाहेंगे कि पंक्तियों में बढ़िया से वो व्यवस्थित हो जाएं, सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में जो लट्ठा मिलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारा सही है,
यानी n का मान कितना ले लें 16, यानी उस लट्ठे को 16 पंक्तियों में रख देंगे तो जो लास्ट वाली पंक्ति होगी, जो सबसे ऊपर होगी, उसमें कुल 5 लट्ठे रखे जाएंगे। बात समझ में आई? बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाया इसको। चलिए इसको कर देते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। चलिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर कह रहा है कि एक खेल खेला जा रहा है। कौन सा खेल है आपका? आलू दौड़ का। तो कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूर पर है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बाल्टी रखी हुई है इस तरीके से। आप अपने किताब में चित्र देख लीजिए, किताब में चित्र दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ये आलू दौड़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक बाल्टी रखी हुई है और उस बाल्टी से पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है। तो मान लेते हैं यहाँ पर पहला आलू है और ये इस बाल्टी से कितना मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। मतलब यहाँ पर पहला आलू के बाद दूसरा आलू जो रखा गया है, फिर ऐसे तीसरा आलू, फिर चौथा, फिर ऐसे पांचवा। तो इनके बीच की जो दूरी है वो है आपका 2-2 मीटर का। 2 मीटर का नहीं, 3 मीटर का। इन दोनों आलुओं के बीच की दूरी 3 मीटर, इसके भी बीच की दूरी 3 मीटर। ऐसे ये करके क्या हुए हैं, 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है। और इस रेखा पर कितने आलू हैं? 10 आलू हैं, ठीक है। तो कह रहा है आकृति को देखिए। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूरा प्रश्न हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। उसके बाद कह रहा है लास्ट में, मतलब इतना तक तो हो गया। अब नीचे जो है जिसको हमने लिखा नहीं है उसको हम यहाँ पर पढ़ के सुना देते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी बाल्टी से चलेगी और निकटतम आलू को उठाती है। निकटतम आलू यही वाला मिलेगा, पहला वाला। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस मतलब बाल्टी में डाल देती है। मतलब यहाँ से चलेगी, पहला आलू उठाएगी और फिर आएगी उसको बाल्टी में डाल देगी, और फिर से वो क्या करती है, दूसरा आलू उठाने के लिए आगे चलती है, ठीक है, वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपको क्वेश्चन एक ही मतलब तरीके समझाएं तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि कुल 10 आलू ऐसे रखे गए हैं, ठीक है। बाल्टी है, बाल्टी से पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा है। उसके बाद जो और आलू रखे गए हैं वो परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाल्टी दौड़ खेल हो रहा है। तो यहाँ पर प्रतियोगी जो होगा, जो खेल में हिस्सा लेगा, वो क्या करेगा, बाल्टी की जगह पर खड़ा रहेगा, यानी बाल्टी से दौड़ना शुरू करेगा। यहाँ से दौड़ेगा, पहला आलू उठाएगा, पहला आलू उठाकर इस बाल्टी में डाल देगा, फिर वो यहाँ से दौड़ेगा, दूसरा आलू उठाएगा, फिर दौड़कर वापस आएगा, इस बाल्टी में रखेगा, फिर दौड़ेगा, तीसरा आलू उठाएगा, दौड़कर वापस आएगा, बाल्टी में रखेगा। ऐसे चलते चलते वो 10 आलू को उठाकर बाल्टी में रख देता है। तो पूछ रहा है हमसे कि इस 10 आलू को उठाने में वो कितना दूरी तय करेगा, यानी कितनी दूरी वो तय करेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो अगर पहले आलू को प्रतियोगी उठाता है, पहले आलू को उठाया मतलब यहाँ से चला 5 मीटर, फिर 5 मीटर वो रिटर्न हुआ, भाई 5 मीटर वो आगे बढ़ा है, तो फिर वो 5 मीटर क्या करेगा, पीछे भी आएगा। यानी पहले आलू को उठाने के लिए वो 5 मीटर गया है तो उसको उठाकर वापस भी आएगा, मतलब वो पहला दूरी चलेगा 10 मीटर, 5 मीटर जाने में, 5 मीटर आने में। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए फिर से वो क्या करेगा, बाल्टी से यहाँ दूसरे आलू के पास जाएगा। तो देखिए दूसरे आलू और पहले आलू के बीच की दूरी है 3 मीटर, क्योंकि जो अब आलू रखे गए हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो मतलब वो यहाँ से चलेगा यहाँ तक, तब 5 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, तब 5 और 3 क्या होगा,
8 मीटर वो जाएगा, 8 मीटर वो जाएगा और पुनः आलू उठा के वापस बाल्टी की तरफ दौड़ेगा, मतलब 8 मीटर जाने में लगा, 8 मीटर वापस आने में लगा, तो मतलब कुल हो गया 16 मीटर। ऐसे वो तीसरी बाल्टी मतलब तीसरे आलू को उठाने जाएगा, तो यहाँ पर तीसरे आलू को उठाने जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, 5 3 8, ठीक है, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 मीटर वो गया, फिर 11 मीटर वो वापस आया, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, है कि नहीं है। और ये ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक, 10 पदों तक, यानी 10 आलू को उठाएगा तो 10 पदों तक चला जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि उसको कितना दूरी तय करना पड़ा, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा श्रेणी बनकर तैयार हो गया है, इससे हमने श्रेणी बना लिया। अगर आप ये समझ गए तो श्रेणी तो आराम से बन जाएगी, और जैसे ही श्रेणी बनी अब आप माहिर हो चुके हो, क्योंकि आपने 19 क्वेश्चन सॉल्व किया है प्रश्नावली 5.3 का, तो आपको यस एन ए एन ये सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पहला पद है वो है आपका कितना, 10। कितने का अंतर चल रहा है, तो आप देखो 10 से 16 हो गया, 6 का अंतर चल रहा है, और 16 से 22 हो गया तो 6 का अंतर चल रहा है। मतलब इनमें अगला पद को प्राप्त करने के लिए 6 क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए डी का मान क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि इसका जो सर्वांतर है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यन का मान आपको पता है 10 है, क्योंकि ये 10 ठो आलू रखे गए हैं और जो प्रतियोगी है वो 10 आलू तक जाएगा। अब हमसे यस 10 का मान पूछा जा रहा है, तो यस 10 बराबर क्या कर दिए, क्वेश्चन मार्क कर दिए। फार्मूला आपको पता है, यस यन बराबर यन बटा 2, कोष्टक में ए यहाँ 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ यस यन का मान यहाँ 10, फिर 10 बटा 2, जहाँ यन है वहाँ पर हमने क्या रख दिया, यन का मान। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणित्ते ए का मान कितना है, 10 है, फिर प्लस यन का मान है 10 माइनस 1, ठीक है। देखिए यन का भी मान 10 है और ए का भी मान 10 है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम ए की जगह पर 10 क्यों रख रहे हैं। देखिए ए का भी मान कितना है, 10 ही है, और यन का भी मान कितना है, 10 ही है। अब डी का मान रख लेते हैं, डी का मान देखिए है 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब 2 पंचे 10, तो यस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5, फिर यहाँ पर 10 दूना 20, फिर प्लस 10 में से 1 जाएगा बचेगा 9, 9 का 6 में गुणा तो 54 हो जाएगा, 9 छक 54। अब देखिए 54 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 74। हमको कितना मिलेगा, 74। तो हम लोग 5 का 74 में गुणा करवा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यस 10 बराबर 5 चौक 20, फिर हो जाएगा 5 सते 35 और 2 37, यानी ये हो जाएगा 370 मीटर। कितना आ गया आपका, 370 मीटर। हमने देखिए 5 चौक 20 कर दिया, 5 सते 35 और 2 37 कर दिया। मतलब वो जो प्रतियोगी है उसको अगर 10 आलू उठाकर बाल्टी में डालने हैं तो कुल 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी उसको। इतना बात समझ में आया, और यही हमारा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए हमारा प्रश्नावली 5.3 का यहाँ पर 13 से लेकर 20 तक का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं हमारी ये जो क्वेश्चन की सीरीज है आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अभी तक आप रुके हुए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग साइंस पढ़ रहे होंगे। साइंस में भी बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट हम लेकर आ रहे हैं, केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम आपको समझाएंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि हम बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे साइंस वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।